ठीक है, लास्ट तीन ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचे, 10, 11 एंड 13। 13 ऑलरेडी डन बट वी नीड टू डिस्कस, तो पहले 10 और 11 खत्म कर देते हैं। एमालगमेशन फिर से बोल दो, एमालगमेशन में दो ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, मर्जर के अंदर में सारा एसेट सारा लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को लाइन अप करना है तो चेंजेस हो सकता है। ठीक है, इन मर्जर वी हैव टू ऑलवेज सी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो था और नया कंपनी जो शेयर कैपिटल इश्यू कर रहा है क्या वो सेम है या नहीं है। इफ एक्सेस है देन अमालगमेशन एडजस्टमेंट बोल के आएगा एंड वो जनरल रिजर्व से माइनस हो जाएगा। एंड इफ लेस है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर होगा। ठीक है, वही है मर्जर, उससे ज्यादा मर्जर में कुछ भी नहीं है। परचेज, परचेज के अंदर में क्या होगा, दो का बुक से, एक ट्रांसफरर कंपनी और एक ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, परचेज में अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बस वही दिखते हैं अपन, उनको कुछ भी मिल सकता है। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना है, फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व। ठीक है, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रांसफरी कंपनी का बुक्स में होता है। इफ ट्रांसफरी कंपनी को स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लेके जाना है तो एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोल के एक नया बन जाएगा। बस उतना सा ही ध्यान रखना, नथिंग मोर देन दैट। बाकी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है उसकी वैल्यूज को चेंज करना है। जब आप ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे तो उसका जो शेयर कैपिटल बनेगा उसमें ब्रैकेट में नीचे आप लिखोगे कि कितना शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में है। राइट, वहां सिली मिस्टेक हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना। फिर ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी का बुक्स का बात करता है। ट्रांसफरर कंपनी सबसे पहले क्या करता है, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन बाय द ट्रांसफरी कंपनी विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। ठीक है, अब जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रहा वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, जो लाइबिलिटीज नहीं लेके जा रहा उसको पे ऑफ कर देंगे। राइट, देन परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, फिर हम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इफ फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो तो वो प्रीमियम पार्ट है, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाई देगा। ठीक है, देन जितना भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। राइट, रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है दैट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। आपने जो ट्रांसफरी कंपनी को डेटर बनाया है उससे हमें दो तीन चीजें मिलेगी, एक उसकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, उसकी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स या फिर कैश, वो तीनों चीजें ले लेंगे। वो तीनों चीजें हम किसको बांट देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रांसफरर कंपनी में जो बैंक बैलेंस है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स इट, पूरा का पूरा ट्रांसफरर कंपनी क्लोज। यू हैव टू जस्ट चेक कि बैलेंस शीट में जितने लेजर्स है क्या वो सारे क्लोज हो चुके हैं क्या। इफ क्लोज्ड है मतलब ट्रांसफरर कंपनी पूरा बुक्स बंद हो चुका है। ठीक है, देन ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज करता है। सबसे पहले बिजनेस परचेज का ड्यू एंट्री करता है वो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर कंपनी या फिर लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, फिर जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है एट अग्रीड वैल्यू, अब बुक वैल्यू में नहीं आएगा, एग्रीड वैल्यू में आएगा। अब यहां पे दो चीज ध्यान रखना, एक इन्वेंट्री होता है, एक डेटर्स होता है। ठीक है, कभी कभी वो बोलता है इन्वेंट्री पे प्रोविजन एंड डेटर्स पे प्रोविजन, इन्वेंट्री पे कभी प्रोविजन नहीं बनता, वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे ही आता है। लेकिन डेटर्स पे प्रोविजन बनेगा, जब भी वो रिड्यूस करने बोल रहे हैं ना मतलब वो प्रोविजन बनाएगा। कम वैल्यू पे मत लेके आना, डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू आएगा, जितने से रिड्यूस करने बोल रहा है उतने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ये ध्यान रखना, उसमें मिस्टेक मत करना। ठीक है, फिर सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू आ गया। राइट, बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस वी विल हैव गुडविल और कैपिटल रिजर्व। फिर ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर को पे ऑफ कर देगा। अब जब ट्रांसफरी कंपनी पे ऑफ कर रहा है तो उसके बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, दैट टू एट फेस वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू में दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। देन उसके बाद में म्यूचुअल ओइंग्स,
ट्रांसफर और ट्रांसफरी का आपस का जो म्यूचुअल होल्डिंग्स है वो कैंसिल कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इज borne by transferee company on behalf of transferer, तब क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। ये ध्यान रखना, इतना ही एंट्रीज होता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, उसके अलावा अमालगमेशन में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो नंबर 10, एक्स और वाई का बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, सारा ठीक है, बैलेंस शीट का कहानी है। नीचे देखते हैं क्या बोला है। अ न्यू कंपनी XY लिमिटेड इज फॉर्म्ड to acquire the sundry assets and trade payables of X limited and Y limited. Sundry assets and trade payables, ठीक है, सारा का सारा एसेट्स लेके जा रहा है और लाइबिलिटीज में क्या लेके जा रहा है? सिर्फ ट्रेड पेबल्स लेके जा रहा है। For this purpose, the sundry assets of X limited are revalued at 1 lakh. The debt due to X limited is also to be discharged in the shares of XY limited. Show the ledger account to close the books of, सिर्फ एक ही कंपनी का बुक्स क्लोज करना है, दैट इज X लिमिटेड का। फिर से एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो कि कुछ तो है समझ में नहीं आया लास्ट वाला क्या बोलना चाह रहा है। पहले तो बोला X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड का सारा एसेट्स एंड ट्रेड पेबल्स लेके जाएगा। अब एक्स लिमिटेड की बुक्स की बात कर रहा है, तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या क्या एसेट है? एक है पीपी, ठीक है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर 4 देखते हैं। लोन टू वाई लिमिटेड है। अभी लोन टू वाई लिमिटेड के बारे में देखो क्या बोल रहा है, नीचे देखो लिखा है द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड is also to be discharged in shares of XY limited. Debt due to X limited, यानी X limited को पैसा मिलना है, तभी तो उसके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है लोन टू वाई लिमिटेड। बोलता है इसके बदले में उसको क्या मिलेंगे? शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड मिलेंगे, यानी ये अलग से इसका पेमेंट हो रहा है। तो यदि मैं अकाउंटिंग की बात करूं, लास्ट हमने यही किया था क्या? 40 नंबर 10, हमें लेजर बनाना है या जर्नल बनाना है? वो भी सिर्फ एक्स लिमिटेड का। अब समझना, अब एक्स लिमिटेड क्या करेगा? उसका बुक्स को क्लोज करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड खत्म होके कहां चला जाएगा? एक्स वाई लिमिटेड में। तो एक्स लिमिटेड के बुक्स को क्लोज करना है, तो वी नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर होगा? क्या लोन टू वाई लिमिटेड ट्रांसफर होगा? क्या नहीं ट्रांसफर होगा? उसका लॉजिक बताओ। उसके बदले शेयर्स मिल जाएगा। यस, उसके बदले में शेयर्स मिल रहा है तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, वहां तक समझ में आता है? तो ट्रांसफर कर दो, पहले पीपी आ जाएगा किस वैल्यू में? बुक वैल्यू में। करेक्ट, कितना? 1,20,000। फिर वो ट्रेड पेबल्स भी लेके जा रहा है? नहीं ना, उसको तो अलग से पे ऑफ कर रहे हैं। ट्रेड पेबल्स 25,000। ये दो लेजर्स था और एक एसेट है उसके पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें नाम क्या है? लोन टू वाई लिमिटेड। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,000। बदले में इसको क्या मिल रहा है? इन इसका अकाउंट तो क्लोज्ड।
परचेज कंसिडरेशन कितना? What will be the purchase consideration? बाबा जब नहीं बताया हुआ डायरेक्ट कि इक्विटी को कितना, प्रेफरेंस को कितना, तो नेट एसेट इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो नहीं है। अब वो सामने वाला एक्स वाई पीपी कितने में लेके जा रहा है? दिखाऊं क्या तुम लोग को? चलो कर लेते हैं नीचे थोड़ा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पीपी लेके जा रहे हैं किस वैल्यू पे? 1 लाख रुपए में, माइनस ट्रेड पेबल्स बुक वैल्यू पे यानी 75,000। यही तो परचेज कंसिडरेशन होगा जो नेट एसेट है, क्योंकि नेट एसेट हमेशा अग्रीड वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो नेट एसेट्स का ड्यू एंट्री तो करेगा ना एक्स लिमिटेड। क्या एंट्री करेगा? एक्स लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन का क्या एंट्री करेगा? एक्स वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिखेगा वो बाई एक्स वाई लिमिटेड 75,000 परचेज कंसिडरेशन। अब एक्स की बुक्स में कौन सा लेजर ओपन रह गया? एक्स की बुक्स की बात करूं तो मेरा बोरोइंग्स एक है, नहीं बोरोइंग्स तो है नहीं इसमें, तो ये है नहीं। ट्रेड पेबल्स डन, पीपी डन, दिस डन। तो बचा क्या? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये और ये। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल बना सकते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। इसी में क्या करो? पीएनएल का वैल्यू डाल दो, 10,000 रुपए। तो ये पूरा किसके पास चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 1,10,000। अब रियलाइजेशन और तो कोई अकाउंट बचा नहीं, सारा क्लोज हो गया, तो रियलाइजेशन को भी क्लोज कर दें। क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है रियलाइजेशन से? लॉस आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर 20,000। और इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 20,000। और कुछ है क्या? मैच नहीं हो रहा? क्या छोड़ दिया? कुछ तो छूटा है। हाँ, शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड भी बनेगा, वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे टू शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड। बोलो ऐसा क्यों आया? क्योंकि लोन वाले को पेमेंट थोड़ी ना एक्स वाई दे रहा होगा। एक्स के पास शेयर आए, उसके शेयर होल्डर से तो वाई लिमिटेड के पास जाएगा।
इसीलिए वैसा कंडीशन है। 15,000 ये है तुम्हारा और 75,000 ये है, तो टोटल 90,000 के शेयर्स आ रहे हैं ना। तो 75 प्लस 15 90,000 अकाउंट। लोन टू वाई लिमिटेड जो पड़ा है हमारे पास, उसके बदले में शेयर्स आ रहा है ना मेरे पास। तो शेयर्स तो इन शॉर्ट किसके पास जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। एसेट्स किसके पास जाती है? मालिक लोग के पास। उस एसेट के बदले में शेयर्स आ गए, तो वो भी तो ऑनर के पास ही जा रहा है। ऑनर मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। नहीं तो और भी तरीका क्या था पता है इसको सॉल्व करने का? आपने जो ये लोन टू वाई लिमिटेड बनाया, टू बैलेंस बीडी बाय इक्विटी शेयर होल्डर, फिर ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी शेयर होल्डर में 90,000 का मैचिंग हो जाता है। बट कोई बात नहीं। क्लियर है नंबर 10? और एक है नंबर 11। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं इसमें तो। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वेर इन कंपीटिंग बिजनेस। अच्छा जी, दोनों कॉम्पिटिटर्स थे। They decided to form a new company named Super Fast Express Limited, just like Maruti Suzuki. The balance sheet of both the companies varies under Super का दिया हुआ है, Fast का दिया हुआ है। चाहता क्या है क्वेश्चन? Opening balance sheet of Super Fast Express Limited considering pooling method। ओ ये pooling method क्या था? मर्जर। ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रहा है बुक वैल्यू। नहीं तो लिखा हुआ भी देखो, the assets and liabilities of both the companies were taken over by the new company at their company were allotted equity shares of 100 each in lieu of purchase consideration amounting to 30,000। मतलब इन शॉर्ट इक्विटी के बदले में इक्विटी। उसके कंपनी में कितने शेयर्स थे? सुपर में 20 और फास्ट में 10,000। तो वही तो लिखा है 20,000 फॉर सुपर फास्ट एक्सप्रेस एंड 10,000 फॉर फास्ट, यानी इक्विटी के बदले में इक्विटी दे रहा है। सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू आ रहा है, दैट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। देखो कुछ ही नहीं करना, इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जब आप इसको ड्राफ्ट करोगे, आपको क्या बनाने बोला? बैलेंस शीट बनाने बोला है ना। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, शेयर कैपिटल प्लस हो जाएगा 30 लाख का। यहां पे जितना एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था उतना ही नया कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू कर रहा है, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा। कुछ नहीं है, सब चीजें प्लस प्लस कर दो। इंश्योरेंस रिजर्व्स प्लस हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, बस ऐसे प्लस प्लस करते जाना। हाँ उतना ही आएगा 360। वो सरप्लस का क्या चीज? सरप्लस सब कुछ प्लस हो जाएगा, तो सब चीज प्लस हो जाएगा ना। एवरीथिंग जब मर्जर हो रहा है तो ये ऐसे प्लस हो जाएंगे। आओ बना लेते हैं, हो तो जाएगा, बट स्टिल भरोसा तो नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड।
equity and liabilities notes amount shareholders fund share capital reserves and surplus शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 दोनों को ऐड करके क्योंकि उतना ही तो शेयर दे रहे हैं हम लोग जितने पहले थे वैसा ही फेस वैल्यू पे तो फेस तो एज इट इज बन जाएगा जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है वैसा ही नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये क्या लिखा है प्रोविडेंट फंड है। अच्छा ठीक है और तो कुछ है ही नहीं नहीं। नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज में एक ही आइटम है ट्रेड पेबल्स वैल्यू टोटल बैलेंस शीट का आ गया 35 लाख डायरेक्टली हम लोग दिखा सकते हैं ना। क्यों मर्जर है कौन सी कंपनी का कितना ट्रेड पेबल है यूजर को पता कैसे चलेगा एसेट्स गड़बड़ कर दिया एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक इंटेंजिबल एसेट्स पीपी का टोटल 25 लाख और इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख current assets inventories trade receivables cash and cash equivalents
क्या क्या टोटल है? इन्वेंट्री 30-40, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सब कुछ दिखाओगे कि ये एक्स कंपनी का, ये वाई का है, उस तरीके से। हाँ हाँ, सुपर फास्ट एंड फास्ट एक्सप्रेस बोल के अलग अलग नोट्स टू अकाउंट्स में हर एक कंपनी का दिखाओगे। इफ आप ट्रेड पेबल्स दिखा रहे हो तो सुपर फास्ट का इतना, फास्ट एक्सप्रेस का इतना, फिर टोटल करके आउटर कॉलम। हाँ, तभी यूजर को समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी। मर्जर में अपने डिस्टिंग्विश में लिखा था ना, डिटेल्ड नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। डिटेल का मतलब है दोनों कंपनी का दिखाना पड़ेगा। तो सुपर फास्ट का उसके नीचे सुपर और नीचे फास्ट और फिर टोटल कॉलम में, वैसे क्या? दो ही तो कंपनी है अलग अलग, बस उस जैसे कि notes to accounts, share capital, issued, subscribed and paid up। ऑथराइज वगैरह क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप आ गया। टोटल कितने इशू किए हमने? इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, 30 lakh। Out of above, all the shares issued for consideration other than cash। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कौन से रिजर्व्स थे? इंश्योरेंस रिजर्व, इंश्योरेंस रिजर्व किसका है इसमें? सुपर एक्सप्रेस। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड 1 लाख। इंश्योरेंस रिजर्व ऑफ सुपर एक्सप्रेस, वो भी लिख सकते हैं सब। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, अब यहाँ पे एक ही कंपनी के 3 रिजर्व्स है, ठीक है। बार बार वो लिखोगे, इससे अच्छा कंपनी का नाम कॉमन में ऊपर लिख दो, फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। उसके 3 रिजर्व्स है, कौन से? एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, रिजर्व अकाउंट एसएस, एम्प्लॉय प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट, अच्छा एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट है क्या? शेयरिंग रिजर्व, शेयरिंग रिजर्व।
शेयरिंग रिजर्व, रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट 1,00,000, हाँ फिर सरप्लस 1,00,000, इसी तरह से मतलब अलग अलग करके सबका दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसका अंदर पे गिर रहा है। यस, जैसे कि हाँ हाँ है ना। प्रोविडेंट फंड है। अब प्रोविडेंट फंड दोनों कंपनी का है? नहीं, एक ही का है, सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड का होगा 1,00,000। नंबर 4 पीपी ट्रेड्स पेबल में दिखाएंगे ना करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल्स हाँ यहाँ पे दोनों का आएगा, सुपर एक्सप्रेस एंड फास्ट एक्सप्रेस। ऐसे करके बाकी बना लो। Sun and Neptune had been carrying on business independently. They agreed to amalgamate and form a new company, Jupiter Limited, with an authorized share capital of rupees 4 lakh divided into 80,000 equity shares of IPG. ये Jupiter Limited का authorized share capital है। On 31st March, the respective information of Sun and Neptune were as follows. दोनों कंपनी का दिया हुआ है, सन का अपना दिया हुआ है, नेपच्यून का अपना दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रीवैल्यूड फिगर दे दिया पीपीई एंड करंट एसेट्स का। तो जब भी नेट एसेट्स निकालना होगा तो हम रीवैल्यूड फिगर ही लेंगे। नाउ रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स टू बी इश्यूड टू सन एंड नेपच्यून। मतलब नया वाला कंपनी सन लिमिटेड एंड नेपच्यून लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को कितना इश्यू करेगा एंड शेयर्स कितना इश्यू कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एमालगमेशन के जस्ट बाद जुपिटर लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाने बोला। A debtor and creditor include 43,350 owed by Sun to Neptune. That means can I say mutual owings? ये तो आपका म्यूचुअल ओइंग्स हो गया। उसके बाद द परचेज कंसिडरेशन, अब यहां पे मेरा परचेज कंसिडरेशन का कहानी चालू हो जाता है। is satisfied by issue of the following shares and debentures. 60,000 equity shares of Jupiter Limited to Sun and Neptune in the proportion to the profitability of their respective business based on the average net profit during the last 3 years. यानी क्या बोल रहा है, जो नया कंपनी है उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 80,000, उसमें से वो 60,000 शेयर सन एंड नेपच्यून को देगा इन द रेशियो ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपनी। नहीं है, जो है बोलना पड़ेगा उसको।
नहीं है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों कंपनी का, इसका एवरेजिंग कर लो। तो इसका एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है सन का? अरे 449,576 माइनस 2,500 प्लस 377,924 डिवाइडेड बाई 3, 2,75,000। और नेपच्यून का 3,25,000। दैट मीन्स ये 60,000 शेयर किस रेशियो में आएंगे? 275:325। इसको और छोटा कर सकते हैं, 11:13। 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब 60,000 शेयर्स सन को कितने मिलेंगे? 27,500 शेयर्स, यानी इसको 27,500 शेयर्स देगा जुपिटर, तो दूसरे को 32,500 शेयर्स देगा। यहां तक क्लियर है? आगे बोला है 15% डिवेंचर्स इन जुपिटर लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न बिजनेस एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 8% ROI मांग रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अपने कंपनी का 15% डिवेंचर्स देगा, लेकिन इस तरीके से देगा कि उसका खुद का कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% रिटर्न बनना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा रेस्पेक्टिव बिजनेस में, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपन ने नोट्स में लिखा था कि कैसे निकालते हैं, याद है या नहीं है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है मालिक ने और बाहर वालों ने, यानी इन शॉर्ट शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी अपना कैपिटल होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। सन एंड नेपच्यून का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। सन का कैसे निकालें? दो तरीका है। अब एक चीज समझो तुम लोग, थोड़ा सा बैलेंस शीट में फ्रेम करता हूं मैं। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है 3,65,000, करंट लाइबिलिटी 5,97,000। अभी जो क्वेश्चन में दिया है वही, रीवैल्यूड वगैरह तो वही है 635, करंट एसेट 327, ये है ना कहानी। तो एक बात बताओ, क्या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकता है क्या? यहाँ पे यहाँ टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करना पड़ेगा, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब टोटल एसेट्स में भी पीपीई एट रीवैल्यूड फिगर लेंगे तो 7,10,000, करंट एसेट्स का रीवैल्यूड फिगर है 299,500 माइनस करंट लाइबिलिटी 597, तो इससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सन लिमिटेड मिल जाएगा। कितना? 412,500 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सन लिमिटेड। उसका 8% रिटर्न चाहिए, 33,000। यानी क्या बोलता है, जुपिटर लिमिटेड एक्स वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यू करेगा, लेकिन उसके जो इंटरेस्ट है ना वो 33,000 बनना चाहिए। यानी इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, एक्स इंटू वो 15% वाले डिबेंचर इश्यू करने वाला है, 15% शुड बी इक्वल्स टू 33,000। तो यानी कितने रुपीस के डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे? यानी 2,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर यदि जुपिटर लिमिटेड देगा सन लिमिटेड को, तब कंडीशन फुलफिल होता है कि 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बन रहा है। सेम थिंग गोज फॉर द नेपच्यून लिमिटेड। तो शेयर्स और डिबेंचर्स पता चल गया। तब परचेज कंसिडरेशन में दो चीज मिल रहा है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसको ऐड कर दो तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा
देखो 27,500 शेयर्स दिए, फेस वैल्यू 5 रुपए, यानी 137,500 तो ये हो गया। 137,500 सन लिमिटेड को शेयर्स दे दिए, और डिवेंचर्स कितने रुपए के? 2,20,000 का। तो टोटल कितना दे दिया? इतना दिया है, राइट। तो अब हम गुडविल कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमें बाद में बैलेंस शीट भी तो बनाना है जुपिटर का। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार वो नोट करिए ना, वो वाला नोट नोट। कैपिटल एम्प्लॉयड वाला हाँ, नहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा हुआ है, ऊपर हाईलाइटेड करके लिखा है। ठीक है सर। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हमने सन एंड नेपच्यून का एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो ये पता चल गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। देन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के आरओए निकाला, तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड बाय जुपिटर लिमिटेड। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। पेपर में अमालगमेशन का कौन सा क्वेश्चन है? ग्रुप में डायरेक्ट फोटो आया है। टोटल परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जुपिटर लिमिटेड क्या दे रहा है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जो चीज दे रहा है उसको ऐड कर लिया। जुपिटर लिमिटेड क्या क्या लेके जा रहा है? म्यूचुअल ओइंग्स कैंसिल होने के बाद ही तो जुपिटर लिमिटेड कंसिडर करेगा ना अपने बुक्स में, तो कि नेट एसेट उसके पास कितना आया है। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो निकालना ही पड़ेगा आपको, नेट वैल्यू, सो दैट बैलेंस शीट हम लोग फ्रेम कर पाए।
ये 40 थे, 350 जो माइनस किए वो म्यूचुअल ओइंग्स है। किसी को डाउट?